बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर, 23 मार्च के दिन आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने अपनी कही हुई बात पर मनो अन अमल किया और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की तरफ पहला कदम उठा लिया। आप सोच रहे होंगे कि हार्ड स्टेट बनाने की तरफ पहला कदम क्या होगा। जाहिर है, क्योंकि ये उनकी डॉक्ट्राइन है तो उन्हीं के हिसाब से पहला कदम होगा। तो पहला कदम आज उठाया गया है कि उन्होंने टाउट्स के सीनों पर तमगे सजाए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कलोनियल एरा में जब साहब बहादुर किसी भी इलाके पर कब्जा करते थे तो उनके जानवर होते थे जो उनकी बग्गी खींचते थे या दूसरे काम करते थे। उन जानवरों के जिस्मों के ऊपर ठप्पे लगा दिए जाते थे। वो जो मार्का जानवर के जिस्म पर लगा होता था, वो जानवर उसके बाद सरकारी सांड की हैसियत इख्तियार कर जाता था। वो किसी के भी खेत में घुस जाए, कहीं से भी खाना खा ले, मीन चारा खा ले, कहीं पर भी वो गोबर कर दे, कुछ भी कर दे, उसको कोई हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि वो कॉलोनियल जो मास्टर होता था या जो हाकम होता था उस वक्त का, जिस जो काबज होता था, वो उसका जानवर होता था और सभी उससे कन्नी कतराते थे। ये तमगे नहीं, मेरे ख्याल में उसी तरह के ठप्पे लगाए गए हैं। एक तो मैं पिछले व्लॉग में भी बताया, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि जर्नलिज्म में जो रियल जर्नलिज्म करते हैं लोग, उनके लिए सताइश ही सब कुछ होती है। वो ज़ाहिर है लिफाफा तो लेते नहीं। अगर उनकी स्टोरी को रिकग्नाइज ना किया जाए तो ये इससे बड़ा बेइंसाफ़ी या नाइंसाफ़ी कोई और हो नहीं सकती। ये स्टोरी सबसे पहले हमने ब्रेक की थी 7 तारीख को, 7 मार्च को, लेकिन स्टोरी मेरी नहीं थी। स्टोरी ग्राउंड पर मौजूद एक जर्नलिस्ट की थी जो अपने नाम से ये स्टोरी दे नहीं सकता, क्योंकि हाफिज साहब की हार्ड स्टेट में सच बोलना अब मुमकिन नहीं रह गया। सिर्फ टाउट्स को तमगे मिलते हैं। हमारे लिए या हमारे साथ वो काम करते हैं, हमारे व्लॉग में हमें अक्सर स्टोरीज देते हैं, हम उस पर उनके बड़े मशहूर हैं। ये स्टोरी उनके पास थी, उन्होंने हमें ये स्टोरी दी थी और हमने सबसे पहले पाकिस्तान में इसे ब्रेक किया था। तो क्रेडिट गोज टू दैट अनसंग वॉरियर और या अनसंग हीरो। एक दिन आएगा कि उनका नाम भी आपको बताएंगे, अभी वो महफूज नहीं है। अगर उनका नाम बताएंगे तो हाफिज साहब उनको चुक लेंगे। तो उन्होंने ये स्टोरी सबसे पहले बता दी थी कि टाउट्स को तमगे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे अपने इब्तदाइये में बताया कि ये तमगे नहीं, ये वो ठप्पे हैं। और हमने 7 तारीख को भी अपने व्लॉग में आपको घोड़ों पर लगने वाले ठप्पे दिखाए थे। उस दिन भी हमने आपको बताया था कि ये मार्के लगाए गए हैं इनके ऊपर, ताकि आज के बाद सबको ये पता हो कि ये हमारे जानवर हैं, ये हमारे पालतू हैं, ये हमारे टाउट्स हैं। माजरत जरा अगर सख्त लफ्ज है तो थोड़ी सी माजरत उनके लिए, लेकिन आज इस तरह से तमगे दिए गए। बहरहाल ये हार्ड स्टेट बनाने की तरफ अमली कदम है और अकेले जनरल साहब ने नहीं किया, क्योंकि बाद में कई दफा कह देते हैं कि जी एक शख्स जो है उसका मसला है। आज सारे बैठे हुए थे, तीनों सर्विसेज के चीफ भी वहां मौजूद थे, वहां पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ वो भी मौजूद थे। तो सभी बैठ के इसके ऊपर वाह भी कर रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे इस सारे मामले के ऊपर कि अब इनको तमगे मिल रहे हैं। अब एक एक करके जरा बात कर लें कि ये तमगे किस किस को किस किस चीज़ पर मिल रहे हैं। पिछली दफ़ा से ये काम का आगाज़ किया गया था और आपके सामने पता चला था कि गरीदा फारूकी, वकार सती और शमा जनेजो जैसे हीरो को जो है वो तमगे दिए गए थे। अब एक कदम आगे बढ़ा गया है और उन्होंने मुनीब फारूक, जिन्हें हम उर्फ आम में डिजिटल नाई कहते हैं, जिन्होंने शेख रशीद जैसे, जी हाँ, शेख रशीद जैसे सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, जब उन्हें अगवा किया गया था और तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, उसके बाद उनका जो ज़बरदस्ती इंटरव्यू था वो मुनीब फारूक ने किया। हमने उसके बाद इस पर ट्वीट किया तो मुनीब फारूक ने मुझे खुद रब्ता किया और कहा कि ये आपने, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इखलाकियात सामने रख रहा हूं कि मुनीब फारूक ये ना कहें कि मैंने एक यक तरफा स्टोरी की है। मुनीब फारूक ने मुझे कहा कि नहीं, मैंने ज़बरदस्ती इंटरव्यू नहीं लिया था, मैंने शेख साहब की मर्जी से इंटरव्यू लिया था और उनके घर पर जाकर लिया था। लेकिन ये वही बात है कि एक बंदा, उसे अगवा किसी ने किया हुआ है और उसे कहे कि तुम्हारा इंटरव्यू करवाना है, चूज ये 3 नाम है, इनमें से एक नाम चूज कर लो। पहली बात तो उन्हें 3 नाम नहीं दिए गए होंगे, एक ही नाम दिया गया होगा। या उन्हें ये भी कह दें कि ये 3 नाम है, इनमें से एक नाम चूज कर लो, तो उस बेचारे के पास चॉइस तो नहीं है। अगर उसने आपका नाम चूज किया और आपको अगवा जिन्होंने किया उन्होंने आपसे फोन करवाया, ये ऐसे ही है जैसे किसी का कोई फर्द अगवा कर ले और उसके घर वालों से तावान मंगवाएं और वो उसी शख्स जो मगवी हो उसी से फोन करके तावान मंगवाएं, तो कल को आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो उसकी मर्जी से पैसे दिए, वो खुद ही फोन करके कह रहा था कि हमें पैसे दे दे। बहरहाल मुनीब फारूक ने यही बात मुझे कही कि वो इंटरव्यू शेख साहब के कहने पर हुआ था। तो आज इन्हें तमाम ये जो भी इन्होंने आप, मैं यही कह सकता हूं कि जो भी इन्होंने इस सारे मामले के अंदर हाथ काले किए हैं, मुंह काला किया है, इस पर आज इन्हें तमगा इम्तियाज मिलिट्री, नहीं माजरत, मिलिट्री वाला लफ्ज नहीं है, सिर्फ तमगा इम्तियाज, क्योंकि ये यूनिफॉर्म में नहीं है सिविलियन, लेकिन इसे भी तमगा इम्तियाज मिलिट्री ही, या इसे ऐसे पढ़ लें तमगा इम्तियाज फ्रॉम मिलिट्री, आप ऐसे समझ लें, क्योंकि तमगा इम्तियाज मिलिट्री जो है वो सिर्फ मिलिट्री के ऑफिसर्स को मिलता है। तो ये फ्रॉम मिलिट्री कर लें आजकल, क्योंकि ये भी उसी तरफ से जो है वो आया है। तो ये पहला आप खुद सोच लीजिए। अच्छा, दूसरे, एक देसी साख्ता बम है, मतलब सेबे वाला बम होता है जैसे शादियों में चलने वाला, जिसकी बेचारे की बड़ी थोड़ी रेंज है, कोई कुछ पल्ले भी नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब, मतलब ऐसी सहाफत है जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद भी नहीं पता कि वो सहाफत करते हैं, बिल्कुल ही निचले दर्जे की सहाफत करते हैं। तमगा तो बहुत दूर की बात है, उनको एक अच्छी सिगरेट की डब्बी दे दें तो वो खुश होंगे, सारा साल आपके लिए वो सहाफत करते रहेंगे जो भी करेंगे। चौधरी साहब ने लोगों के रेट भी बिगाड़ दिए। ये अब इन्होंने मसला पैदा कर देना है शरीफ खानदान, क्योंकि शरीफ खानदान ने इन्हें और मामलों के तौर पर उलझाया हुआ था। मैं आपको यकीन से कह देता हूं कि नसरुल्लाह मलिक साहब को अच्छा खाना खिला दें या अच्छी सिगरेट की डब्बी ले दें, वो सारा साल आपके लिए खबरें लगाते रहेंगे। इन्होंने उन्हें भी तमगा दिया है। अब ये जरा थोड़ी सी नजर रखिएगा कि नसरुल्लाह मलिक साहब को कहीं सोने का बना हुआ तमगा ना दे दीजिएगा। और अगर उसके ऊपर जो उर्फे आम में कहा जाता है, उर्फे आम में कि सोने का पानी चढ़ा हुआ है, ये उर्फे आम में टर्म इस्तेमाल की जाती है, तो उनको बता दीजिएगा कि सिर्फ पानी चढ़ा हुआ है, वो कहीं सोने का समझ के बेचने ना चले जाए, क्योंकि मामला थोड़े से ऐसे ही हैं। उनको उनको भी तमगा दिया गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कामरान शाहिद साहब, इस तमगे का मुझे दुख है। इस नौजवान के अंदर टैलेंट था, इसका जमीर भी जिंदा था।
इसके अंदर ऐसी सलाहियतें थीं कि ये पाकिस्तान में सच की आवाज़ रह सकता था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरा दोस्त है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता और मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा मुझे दुःख इस शख्स के साथ जो कुछ भी करवाया गया, उस्मान डार का इंटरव्यू इसने किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था। मैंने इसे बारहा कहा भी, जब भी मौका मिला मैंने अपना पैगाम भेजा, मैंने इसे कहा कि आपने गलत किया है, आपको नहीं करना चाहिए था। क्या मजबूरियाँ हैं, क्या वजूहात हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे नुसरत मलिक है ना, तो वो तो पैदाइशी ही जो अपनी इसी लाइन पर है, वो तो दुनिया में आए ही इस काम के लिए। दुनिया में लोग डिफरेंट कामों के लिए आते हैं। नुसरुल्लाह साहब जो है वो काबिले इलाज नहीं है इस मामले के अंदर, उन्होंने यही करना था, यही उनकी मिराज है, वो यही बनने के लिए घर से निकले थे। कामरान शाहिद के ऊपर मुझे बहुत तवक्कुआत थी और चले भारत, अल्लाह उनको मुबारक करे, उन्हें तमगा मिला है। उस्मान डार का उन्होंने इंटरव्यू किया था, वो भी उस वक्त आपको पता है कि पकड़े हुए थे, अगवाशुदा थे, मगवी थे। आगे चलते हैं, यहीं पर काम खत्म नहीं हुआ, आपको पता है कि और भी तमगे मिले हैं। चले जो बाकी तमगे हैं उनमें एक तो वो रावी है बेचारा, उसको तमगा मिला है। अब मेरी समझ से बाहर है कि अब चौधरी साहब और खावर घुमन क्या करेंगे, क्योंकि इकट्ठे शो करते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन जो किले में कैद भी रहे ज़ियाउल हक के ज़माने में, और 40 साल सहाफ़त का तजर्बा है, खुली सच्ची खरी बात करते हैं, यारों के यार हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब किले में जब कैद थे, ये मैं हंसी से बात नहीं बता रहा, लेकिन असल हंसी मुझे उस वजह से आ रही है कि अब कैसा महसूस करेंगे चौधरी साहब बैठे हुए। तो मुझे किसी ने वाक़या सुनाया था कि चौधरी साहब की वालदा कई दिन तक ना सो सकी थी, ना शावर ले सकी थी, क्योंकि वो बाहर बैठी रहती थी किले के, क्योंकि उनके बेटे को वहाँ पर अंदर कैद किया हुआ था। ये मैं उस ज़माने का जुल्म बता रहा हूँ। और खावर घुमन भी एक मायानाज जर्नलिस्ट है, डॉन में बहुत लंबा अरसा सहाफ़त की, बहुत ही बेहतरीन सहाफ़ी हैं, सच बोलने की कोशिश करते हैं, मुश्किल तरीन हालात में सच बोलने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ वो दोनों टेलीविजन पर बैठे हैं और एक तरफ ये तमगा इम्तियाज़ फ्रॉम मिलिट्री, मैं रावी की बात कर रहा हूँ, हसन अयूब की बात कर रहा हूँ, वो बैठे होंगे। तो मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब और खावर क्या सोचेंगे। कई दफ़ा इंसान को कैसी कैसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, रिस्क की वजह से, बच्चों की वजह से और मजबूरियों की वजह से, जो कोई और नहीं समझ सकता। बहरहाल आगे चलते हैं, यही काम खत्म नहीं हुआ। मुजम्मल सोरवर्दी साहब मुझे ये पहली दफ़ा नजर आए उस्मान बुज़दार के साथ। मैं इनको नहीं जानता था, बिल्कुल मुझे पता नहीं था। इनसे मेरी बात हुई, 3 मिनट कमरे से मैं बाहर गया, वापस आया, मैंने उस्मान बुज़दार साहब को मना किया। मैंने कहा ये मुझे पटवारी तबीयत साहब लगते हैं, तो आप इनसे थोड़ा सा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इज्तनाब करें। जाहिर है मेरा ये यही रोल था कि मैं उन्हें मशवरा दूं मशीर के तौर पर, वो मैंने उन्हें दिया। चंद दिन के बाद लोगों ने मुझे तस्वीर भेजी कि अलग चंद महीने पहले, मतलब हमारी हुकूमत बनने से पहले, ये शहबाज शरीफ की गाड़ी में घुमा करते थे, ये उनके खासुल खास थे। और इस दफ़ा फिर क्योंकि नून लीग को अब चौधरी साहब ने बाकायदा गोद ले लिया है, जी हाँ, अब एक ही सफ में, बल्कि एक ही सफ में ये नहीं, दो कलब एक जान की कशमकश हो गई है। पहले तो ऐसा होता था ना कि किसी पोलिटिकल पार्टी के ऊपर हम हाथ रखते थे, हम का मतलब चौधरी साहब उस वक्त के आर्मी चीफ। इस दफ़ा और हुआ, उठा के हमने गोद में ले लिया है। तो अब जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने नून लीग को गोद ले लिया। अब जो नून लीग का गम है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, अब जो नून लीग का गम है वो हमारा गम है, जो उनका एसेट है वो हमारा एसेट है। और अब ये दो कलब एक जान की कशमकश है। और उसमें अब जो सोरवर्दी साहब हैं वो भी अब स्टैब्लिशमेंट को, मतलब कि मिलिट्री को प्यारे हुए हैं। इन्हें भी तमगा इम्तियाज फ्रॉम मिलिट्री अता हुआ है। माशाल्लाह इनको वैसे तमगा बड़ा सारा देना चाहिए था और लगाना भी मुंह पे चाहिए था। इनका मेरी तरह बहुत बड़ा मुंह है। और मुझे ये भी पता चला है, आपको ये बात मजाक लगेगी लेकिन ये दुरुस्त है, कि ये अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछते रहे हैं मेरे पिछले वीलॉग के बाद। ये मजाक नहीं कर रहा, मैं इस मामले को अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। यहाँ से मेरे से गलत इन्फॉर्मेशन किसी कोताही में चली जाए जो मुझे पता ना हो, वरना मैं आपके सामने कभी भी झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। ये मुझे मुसद्दका तरीके से पता चला है कि इन्होंने लोगों से पूछा है कि मेरा मुंह वाकई इतना बड़ा है, जैसे गिल साहब ने कहा, हाँ जनाब वाकई बहुत बड़ा है, और उससे भी बड़ी बड़ी आप खच्चे मारते हैं टेलीविजन पर, लेकिन आपका तमगा बनता था। अच्छा जी आगे चलते हैं। मैंने उसके बाद एक का तमगा रह गया है, उस पर बात करनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो मुझे समझ नहीं कि हाफिज साहब की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ी, उनको तमगा अभी तक क्यों नहीं मिला। तो खैर इनको जो मुजम्मल सोरवर्दी साहब थे इनको भी, अच्छा सीनियर सहाफी उनका किसी ने जिक्र ही नहीं किया, सलमान गनी साहब, बड़ी देर से वो भी नून लीग के घर के ही सहाफी हैं। वो भी नुसरुल्लाह मलिक साहब से जरा उनकी पहुंच ऊपर है। नुसरुल्लाह मलिक साहब जरा काबिलियत में बेचारे माठे हैं, तो जरा सलमान गनी साहब जरा थोड़े से काबिलियत में उनकी निस्बत बेहतर है। तो गनी साहब भी बड़ी देर से नून लीग के घर के ही हैं, मतलब वो भी मैं क्या कहूँ, मतलब यही समझे कि वो नून लीग के ओहदेदार ही हैं। उनको भी आज तमगा इम्तियाज बराए मिलिट्री या फ्रॉम मिलिट्री मिला है। आगे चलते हैं जी, आगे ये और एक बड़ा जबरदस्त तमगा दिया हाफिज साहब ने। अच्छा, वो उस तमगे के बाद मैंने हाफिज साहब का एक पैगाम भी आपको सुनवाना है। दो तमगे, उसके बाद फिर हाफिज साहब ने इन दो तमगों के ऊपर एक खसूसी पैगाम रिकॉर्ड करवाया हुआ है, बल्कि एक तकरीर की हुई है खसूसी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उन्होंने एक खसूसी तकरीर की हुई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले ये दोनों तमगे रख दूं। पहला तमगा है उमर फारूक जहूर, इनको हलाल इम्तियाज फ्रॉम मिलिट्री मिला है। ये फ्रॉम मिलिट्री वाला मैं जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये है मिला इन्हें जो है वो सिविल अवार्ड है। तो हलाल इम्तियाज से नवाजा गया है। इन्हें समाजी शोबा में खिदमात की वजह से ये दूसरा बड़ा सिविल एजाज है जो दिया गया है। और इन्हें जिन समाजी खिदमात की वजह से दिया गया है वो झूठी गवाही है। असल में आपको याद होगा वो घड़ी वाला किस्सा कि इन्होंने घड़ी खरीदी। अच्छा, अब इनके हिसाब से वो चोरी की घड़ी है, इनके हिसाब से। हालांकि खान साहब ने तो बाकायदा जो उसके पैसे बनते थे वो अदा किए, लेकिन इनके हिसाब से फर्ज कर लें कि वो चोरी की घड़ी है। तो दुनिया में क्या अजूबा है कि जिसने घड़ी चोरी की बेची वो जेल में है उसके लिए, इनके मुताबिक। हाँ, हम तो कहते हैं कि वो घड़ी खान साहब की मलकियत थी क्योंकि उन्होंने पैसे देकर अदा की, लेकिन दुनिया का क्या वक्त है कि जिस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने चोरी की घड़ी बेची वो जेल में, और जिसने वो चोरी की घड़ी खरीदी
उसको तमगा बल्कि हलाल इम्तियाज फ्रॉम मिलिट्री दिया जा रहा है। अच्छा यही नहीं, ये जो उमर ज़हूर साहब हैं मुबैना तौर पर इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, बहुत बड़ा मिलियंस ऑफ यूरोज का फ्रॉड, मिलियंस ऑफ कोरोना का फ्रॉड नॉर्वे के अंदर। और मैं नॉर्वे में जब गया तो जो उस सारे केस के अंदर कलीदी जो आप ये कहिए कि किरदार थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि कैसे इन्होंने वो सारा पैसा जो है वो नॉर्वे से निकाला। आज भी ये नॉर्वे में वांटेड है। जी हाँ, नॉर्वे में ये वांटेड है। और नॉर्वे ये ना कभी जाते हैं ना उस तरफ ट्रैवल करते हैं, और ये शायद यूएई में ही रहते हैं। और इनको बुलाकर तमगा दिया है हाफिज साहब ने, और बनता भी था क्योंकि इन्होंने झूठी गवाही दी है। कोई ना कोई आयत करीमा तो जरूर होगी, क्योंकि हाफिज साहब हमें सुनाते हैं बहुत सारी आयत कि झूठी गवाही पर भी तमगा बनता है। तो बनाउज़बिल्लाह, हमें तो ऐसी किसी आयत का नहीं पता। हमें तो यही पता कि कुरान करीम में यही है कि सच बोलने पर ही इनाम दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो झूठ बोलने पर, झूठी गवाही देने पर तमगे दिए जा रहे हैं। उलमा कराम यहाँ पर रहनुमाई फरमाएं कि झूठी गवाही देने पर तमगा मिलता है या सजा मिलती है। बहरहाल ये तो अब उलमा और हाफिज साहब के दरमियान मामला है, वही बता सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, अगला तमगा इससे भी जबरदस्त है। जाली बैंक अकाउंट्स स्कैंडल के शोहरत याफ्ता सिंध में शुगर मिलों के मालिक ओमनी ग्रुप के सरबरा और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त ख्वाजा अनवर मजीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल अजाज हिलाल इम्तियाज फ्रॉम जरदारी साहब, या मिलिट्री नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी फ्रॉम मिलिट्री बनता है, वो मैं बाद में आपको बताता हूं। नवाजा गया, इनकी ग्रां कदर खिदमात जो है उस पर वैसे बनता था इनका तमगा। हार्ड स्टेट और कानून की सरबुलंदी इससे बेहतर कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो आपको हैरान। अच्छा, ये वाला जो तमगा है इसके पीछे बहुत ही हैरान कुन और दिलचस्प किस्म की मालूमात है, और वो ये है कि ओमनी ग्रुप के सरबराह ख्वाजा अनवर मजीद, जिनको ये हिलाल इम्तियाज दिया गया है, इन पर जो केस बना था, जो जाली अकाउंट्स का बना था, वो केस ये था कि फलूदे वाला, पापड़ी वाला, रेडी वाला या फौत शुदगान के नाम पर जाली अकाउंट्स बनाए गए। उन्हीं अकाउंट्स के अंदर किकबैक्स का पैसा रखा गया। किकबैक्स जाहिर है सरकारी तमाम जो प्रोजेक्ट्स है उनमें अरबों रुपए के लिए गए। उस किकबैक्स का कुछ पैसा उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी, जो सदर जरदारी के उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनके अकाउंट में भी जमा करवाया गया। ये बाद में आईएसआई की अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि जो उस वक्त के ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने और कोर कमांडर गुजरावाला बने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनते बनते रह गए, उनके अकाउंट में भी वो किकबैक्स का पैसा आता रहा। ये कोई अखबारी इल्जाम नहीं है, ये जेआईटी बनी थी जिसमें एमआईआईएसआई के लोग थे, उन्होंने ये चीज डिटरमिन की थी, लेकिन इदारे ने कोई एहतसाब नहीं किया। हमें बताया जाता है इदारे में एहतसाब का कड़ा निजाम है, कोई एहतसाब का निजाम नहीं है। जैसे पाकिस्तान के बाकी इदारों में जो जितना करप्ट है उतना ऊपर जाता है, माजरत के साथ अब वहां भी मामला ऐसे ही है। बाकी पाकिस्तान के इदारों वाला ही हाल है, सिर्फ एक ओला ही है और उस ओले को रखे हुए हैं और बनाए हुए हैं, बाकी बात कोई नहीं रह गई। खैर, जो ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद साहब थे वो ये सब मैनेज करते थे, उन पर ये केस बनाया गया था। बशीर मेमन एफआईए में थे, मीन नून लीग और उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने वो केस बनाया था। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में सदर जरदारी, फरियाल तालपुर गिरफ्तार हुई थी, लेकिन उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, ये केस पहले का बना हुआ था। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि जब ये केस इन्वेस्टिगेट किया गया था तो आज के आर्मी चीफ उस वक्त के डीजीएमआई थे, उनके डिपार्टमेंट की भी काविशें इसमें शामिल थी पकड़ने में कि ये कितनी बड़ी करप्शन की गई। तो अब इसके बाद फिर ऊपर वाला जो आपके सामने झूठी गवाही के ऊपर उमर फारूक ज़हूर को अवार्ड दिया गया, अनवर मजीद को दिया गया। इसके बाद अब ये जो तकरीर है आर्मी चीफ की, ये जरा एक टुकड़ा 1 मिनट का सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आपको समझ आइए कि कैसे एक छोटे ग्रुप ने बड़े ग्रुप के ऊपर गलबा पा लिया है। ये जरा सुनिए। Promise of Allah, which is come min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. सुन लिया आपने। इस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई तबसरा अब बाकी रहता है। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखते हैं। 2-3 और तमगे हैं, कहीं वो रह ना जाए, वक्त कम होगा। एक तो तमगा है डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, इनको जस्टिस बाबर सत्तार ने सजा दे रखी है। इनकी सजा मुअत्तल हुई है, वो भी काजी लानत ने मैनेज करके दी थी, खत्म नहीं हुई, लेकिन इन्हें भी जो टाउटगिरी इन्होंने की थी उस पर तमगे से नवाजा गया है। अच्छा, इस हिसाब से एक बंदा रह गया है, उसको तमगा देना चाहिए था सिस्टम के अंदर, और एक और है, दोनों आपको बताऊंगा। जो बंदा रह गया है वो एसएचओ है इस्लामाबाद का, खास एसएचओ इशफाक वड़ाइच, उसको भी कोई ना कोई तमगा जरूर दीजिए। इन सारों ने जो गंदे काम किए हैं उसने भी किए हैं, वो सिर्फ बेचारा क्योंकि अशराफिया से नहीं, मतलब वो बेचारा लोअर लेवल केडर का बंदा है, इसलिए उसको तमगा नहीं देना। तमगे की बेइज्जती हो जाएगी आपकी, उस अशराफिया की पूरे सिस्टम की बेइज्जती हो जाएगी। अब आप सिपाहियों को एसएचओ उसको तमगे तो नहीं देंगे ना, आप तो बड़े लोग हैं, नहीं उसको भी दें। उसने भी उतने गंदे काम किए हैं जितने गंदे काम आपने या आपके दूसरे साथियों ने किए, उसने उतने गंदे काम किए, तो उसको भी आपको तमगा देना चाहिए। अच्छा, एक बंदा है जो तमगों से आगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर खवातीन ये वीलॉग देख रही हैं तो ये जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं ये बच्चे और खवातीन ना पढ़े, लेकिन मेरी माजरत ये दिखाना जरूरी है। अगर ये नहीं दिखाऊंगा तो गंद किस कदर उबल रहा है लोगों को समझ नहीं आ रही। तो अगला जो 1-1.5 मिनट है जो मैं ये स्क्रीन पर कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाने हैं, वो बराए मेहरबानी खवातीन और बच्चे ना पढ़े। मैं पढ़ नहीं सकता उन गालियों को जो कुछ है, सिर्फ दिखा सकता हूं आपको। ये साहब हैं, ये नून लीग के ओहदा तो इनके पास कोई नहीं, लेकिन ओहदेदार हैं क्योंकि इन्हें मरियम नवाज फॉलो करती हैं ट्विटर पर। हाल ही में जब हम सब ने तनकीद की तो उन्होंने इन्हें फॉलो करना बंद किया, वो ट्विटर पर इन्हें फॉलो करती नहीं, और अभी भी ये नून लीग के बड़े लीडर्स इनको फॉलो करते हैं। ये उनके खास उल खास आदमी हैं, और ये खवातीन के लिए क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं और अभी मारंग बलोच के लिए क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं।
और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस हिसाब से इसको निशाने हाजिर देना बनता है। जो अब के आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना, सिविलियन दे दें, मिलिट्री वाला नहीं, सिविलियन कोई निशान और दे दे, कोई बना दे ऐसा खास निशान, वो इसको देना बनता है। मेरा मतलब है कि जो रीत चल पड़ी है, जिस तरह के आप इस वक्त तमगे दे रहे हैं, उस हिसाब से तो इनको देना, अगर आपने इनको तमगा ना दिया, इनको कोई बड़ा निशान ना दिया, तो इतनी गलाजत, इतनी गंदगी कि जो मैं पढ़ भी नहीं सकता। और मैं आपसे भी शर्मिंदा हूं कि आपको मैं टेलीविजन पर ये दिखा रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से 80% लोगों की जिंदगी में उन्होंने कभी इस तरह की गंदी गालियां सुनी नहीं होगी। लिखी हुई पढ़ना तो दूर की बात है, इसलिए वो पढ़ के भी समझ नहीं सकेंगे। ये बहुत गलीज गालियां, इसलिए इनके बारे में किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये तो जो कुछ हुआ वो हुआ। आगे दूसरा जो आज सानेहा हुआ वहां पर, वो हमारे कमांडर इन चीफ है। उन्होंने आज वहां पर तकरीर की। जो तकरीर की वो आपको दिखाते हैं। और फिर उन्होंने वहां वॉक भी किया आज, क्योंकि उन्होंने परेड का मुआयना करना था। अच्छा, अब इस पूरे तजिए में एक बात ज़हन में रखिएगा कि किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। वो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट हो, वो आपके पॉलिटिक्स में आपके साथ हो। तो हमारे इस वीलॉग का मकसद हरगिज सदर जरदारी का बीमारी का मजाक उड़ाना नहीं है। अल्लाह उन्हें शिफा दे। और सबने बुजुर्ग होना है, सबने बीमार होना है। बुजुर्गी में और बीमारी में ऐसा ही होता है इंसान के साथ। लेकिन जब आप बीमार हो जाते हैं या ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, तो जो कौमी अहमियत की पोजीशंस होती हैं, जरूरी नहीं होता कि आप उसके साथ जुड़े रहें। जब सदर बाइडन अगर अमेरिका में हल्का फुल्का भी लुढ़कते थे, तो उन पर तनकीद हो सकती थी, तो अमेरिका में भी लोग उनकी बुजुर्गी का मजाक नहीं उड़ाते थे। इस बात पर लोग सीखपा होते थे कि वो सदर के ओहदे के साथ क्यों चिमटे हुए हैं। अब यहां पर ये तो कमांडर इन चीफ है, तो आप जरा पहले उनकी तकरीर का ये हिस्सा सुनिए, फिर मैं अगली बात करता हूं। जदीद इस्लामी फलाई ममलकत है। पूरी कौम उसी इत्तेहाद के साथ मना रही है और अफवाज मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत के लिए कायद आज़म के अल्फाज अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। सुन लिया आपने। अब ये कमांडर इन चीफ है। अब आप गौर कीजिए कि अगर पाकिस्तान को कभी एटॉमिक वॉर का खुदा न खास्ता सामना करना पड़ जाए, तो इन्होंने बटन दबाने का हुक्म देना है। जी हाँ, कमांडर इन चीफ है ना। तो ये चौधरी साहब इनको खुद ही कमांडर इन चीफ बना के लाए हैं। इनकी सेहत कोई आज इस तरह की नहीं है। ये सेहत इनकी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से ऐसे है। मतलब मैं आपको वाकया नहीं सुना सकता। मैं दोबारा कहा कि बुजुर्ग हैं, एहतराम है उस वजह से। मीन जब ये मौलाना फजल रहमान के घर गए थे, तो वहाँ इन्हें खांसी आई और उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई। तो वो वाकया जब मैं पूरा अगर आपको सुनाऊं, तो वो ऐसे ही होगा कि जैसे मैं उनकी तौहीन कर रहा हूँ, या मैं इसलिए मैं वो वाकया आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा मकसद उनकी तज़हीक, तहकीर, तौहीन करना नहीं है। वो हमसे बड़े उम्र में, उस हिसाब से मैं उन डिटेल्स में नहीं जाता। लेकिन मैं वापस आता हूं इस बात पे कि चौधरी साहब खुद बहुत प्यार से सारे फॉर्म 47 जारी करके इनको लाके उन्होंने सदर बनाया। और इन्होंने फैसले करने हैं मुश्किल तरीन, और वो सेकंड्स में फैसले होने हैं, क्योंकि 8-8, 9-9 मिनट का वक्त है। अगर किसी ने उधर से चला दिया है मसाइल, तो अभी तक का जो टाइम है वो 8-9-10 मिनट ही है आपके पास। अगर आपने वक्त पर डिटेक्ट कर लिया, तो अगर तो उन्होंने आपकी फैसिलिटीज ही उड़ा दी, तो उसके बाद तो आप मसाइल नहीं डाल सकते। तो आपके पास वो 8-9 मिनट का वक्त ही होगा लाइन पे आने का और फैसले करने का। तो मेरा ख्याल है इनसे फिर पावर ऑफ अटॉर्नी लेके ही रख लें पहले ही, और इनकी जगह पर कोई बंदा और इनसे पहले ही साइन शाइन करवा लें। बल्कि आपने करवा लिए होंगे, लेकिन इनको कमांडर इन चीफ बनाया। ये आपके और हमारे अफवाज के कमांडर इन चीफ है, जो सीधे तरीके से, अब मैं दोबारा कह रहा हूं, बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। जरूर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मेडिसिन होंगे, या फिर बुजुर्गी की वजह है, लेकिन जाहिर है इस पोजीशन के लिए आपको फिट होना है। आप एक कौमी वकार को भी साथ साथ हैंडल करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अमूमी तौर पर सदूर जो है वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन वो तब तक होते हैं जब तक उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज है, उनकी वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आड़े ना आ रही हूँ। लेकिन बाहर ये समझ से बाहर कि कौन सा जज्बा और किस तरह की ये तकरीर थी, सब कुछ क्या था, और कमांडर इन चीफ इनको बनाया गया है इन्होंने अपना। और शायद इसी तरह के ही लोग हमारे चौधरी साहब को चाहिए। आखिर पर मैं चलते चलते आपके सामने एक तजिया पेश करूँ। हमारी वो जो ज़माना जालियत थी, जब हमें चीज़ों का पता नहीं था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे दोस्तों की बात कर रहा हूँ, तो हमें ये बताया जाता था कि ये देखें, ये तमगा जो है, ये फलानी एक्ट्रेस को मिल गया, ये फलाने बंदे को मिल गया, ये देखें, ये फलाने ने ये तमगा जो है ना, ये फलां वजीर ने, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने दिलवा दिया है, फलाने फलान। जब इसको डिग आउट किया जाता था ना, तो पता चलता था कि उसके पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन है। तो अभी भी ये तमाम तमगे जो है, ये चौधरी निज़ामुद्दीन के दिए हुए हैं। ये माइंडसेट चौधरी निज़ामुद्दीन का है, गंदे लोगों को प्रमोट करना, क्योंकि वो आपके सामने झुकते हैं, वो इजीली फ्लेक्सिबल है, उनसे जो काम मर्जी करवा लें वो यस सर कहते हैं। तो ये पहले दिन से, जो पिछले कई दहाइयों से हमारे साथ हो रहा है, ये सारे काम चौधरी साहब कर रहे हैं। वरना पाकिस्तान में तो जो चौधरी को पसंद नहीं है, वो ग्रेड 17 के बंदे की ग्रेड 18 के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। उसके सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ये रिपोर्ट दे देते हैं कि ये तो बड़ा घटिया आदमी है, इसने तो ये कर दिया, इसने तो, इसके तो दोबारा बेड के अंदर नीचे से व्याग्रा निकलता है, ड्रॉर से नहीं निकलता। इनकी वो स्टोरी बुक वही है। तो ये तो ग्रेड 17 से 18 में किसी की प्रमोशन नहीं होने देते, बल्कि लोअर ग्रेड्स में भी ये जमा करवाते हैं। पुलिस के SHO हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर तमगे मिल जाए लोगों को बगैर इनकी सिफारिश के, तो ये नाम वहीं से आते हैं, उन्हीं के किए हुए होते हैं नाम। और अब आप जरा खुद सोचें आखिर पर कि ये जो अनवर मजीद साहब को तमगा हिलाल इम्तियाज दिया गया है, उस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, MI और दूसरे इदारों के सरबराह थे, उनको सब पता है क्या हुआ था। और ये वाहिद केस है पाकिस्तान के जो 2-3 केसेस में से एक, जैसे शहबाज शरीफ का केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं थी किसी को छोड़ने की। उसके अंदर ओपन एंड शट, जैसे असल में कहते हैं,
मीन सब डॉक्यूमेंटेड था, सब जुर्म सामने था, सिर्फ सजा हो सकती थी और कुछ नहीं हो सकता था। बहरहाल वीलॉग लंबा हो गया आज। तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी, सिर्फ गला खराब नहीं था, आपको देख के यही लग रहा था कि गला खराब है। फीवर था कोई 104 का, 104, और लगातार था, फीवर उतर नहीं रहा था, इन्फेक्शन थी। बहुत शदीद तबीयत खराब रही, कोशिश की अपनी कमिटमेंट आपके साथ निभाने की, वीलॉग नहीं छोड़ा, आल्दो आई नो क्वालिटी वाज वेरी बैड। आप लोगों ने सफर किया, आवाज़ अभी भी मेरी बहुत ही भयानक होगी जो आप सफर कर रहे हैं, लेकिन अभी चंद दिन और आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।